हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैत्री ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे पाचन के बारे में, जो जैव पराक्रम का एक टॉपिक था पाचन। तो पाचन में हम पढ़े थे दो तरह से पाचन, एक अंतःकोशिकीय पाचन इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक बाह्यकोशिकीय पाचन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो अंतःकोशिकीय पाचन हम पढ़ चुके थे क्योंकि वो बहुत छोटा प्रोसेस था जो एक कोशिकीय जंतुओं में होता था। अब हम पढ़ रहे थे बाह्यकोशिकीय पाचन, जो विषमपोषी जंतु होते हैं। विषमपोषी जंतुओं का मतलब होता है जो कई तरह की चीज़ों का पोषण करने वाले, खाने वाले होते हैं, उनमें पाचन के प्रकार। तो बाह्यकोशिकीय पाचन जो होता है ये आहार नाल और कुछ ग्रंथियों के मदद से होता है। और इसके हमने 5 पद बताए थे। 5 पद का मतलब 5 स्टेप, जो रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया होती है बाह्यकोशिकीय पाचन के तहत, वो 5 पदों में कंप्लीट होती है। पहला होता है अंतःग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है जो हम हाथ से भोजन उठाकर मुंह तक ले जाते हैं, मुंह में रखते हैं, उस उतनी प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं, इंजेशन। ये हो गया, पाचन हो गया। आज हम पढ़ेंगे अवशोषण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अवशोषण, स्वांगीकरण, मल विसर्जन के बारे में। हमने अभी तक अंतर्ग्रहण और पाचन के बारे में पढ़ लिया है, जिसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ये 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। अवशोषण, सबसे पहले हम समझते हैं अवशोषण होता क्या है। जैसे कि हमने अब जो खाना खाया उसका पाचन हो गया। पाचन का मतलब बड़े बड़े जो खाने में हमने प्रोटीन लिया था, जो बड़े बड़े पदार्थ थे, वो छोटे छोटे अणुओं में टूट गए थे। इस प्रक्रिया को पाचन कहा था। अब वो जो छोटे छोटे अणु हैं वो हमारे शरीर में, अभी तक तो हमारे आहार नाल में ही है। आहार नाल एक जगह है, वहाँ से हमारे सेल्स में और हमारे ब्लड में, जो सेल्स नहीं, ब्लड में जो जाने की प्रक्रिया है, हमारे आहार नाल से हमारे रुधिर में प्रवाहित होने की जो प्रक्रिया होती है, भोजन के पोषक तत्वों का हमारे आहार नाल से रुधिर में प्रवाहित होने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को अवशोषण कहा जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि अवशोषण की परिभाषा क्या है। अवशोषण की परिभाषा है आहार नाल की छोटी आंत में भोजन के अणुओं का पचकर रुधिर में फैल जाने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि आहार नाल से रुधिर में पोषक तत्वों के प्रवाहित होने की प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। हमारे शरीर में पाचन जो होता है वो मुख गुहा मतलब मुख से शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर में पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे अमाशय से शुरू होती है। अमाशय जो कि आहार नाल का चौथा भाग था। आहार नाल का पहला भाग था मुख गुहा के बाद था आहार नाल का पहला भाग था मुख गुहा के बाद दूसरा भाग था ग्रसनी, तीसरा था ग्रासनली और चौथा था अमाशय। अमाशय से पाचन शुरू हो जाता है। पाचन, हमारे शरीर में पाचन मुख गुहा से शुरू होता है और अवशोषण अमाशय से शुरू होता है। पाचन का मतलब जो बड़े अणु थे वो छोटे छोटे अणुओं में टूटना शुरू हो जाते हैं मुख से ही। जैसे कि हमने जो सुक्रोज लिया या कोई भी ग्लूकोज लिया, वो सिंपल ग्लूकोज में जो बदलने की प्रक्रिया होती है, जैसे कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज में बदलने की जो क्रिया होती है, वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाती है। और प्रोटीन का जो अमीनो एसिड में बदलने की प्रक्रिया होती है, ये तो थोड़ा बहुत 1-2% होता है अमाशय में। बाकी पूरा पाचन डाइजेशन हमने बताया है कि छोटी आंत के ग्रहणी में 90% डाइजेशन छोटी आंत की ग्रहणी में ही होता है। यहाँ तक पाचन होता है। अवशोषण हमारे शरीर में 1%, 2% जो कुछ होता है, 5-10% तक अमाशय में होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के सारे भाग में अवशोषण होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पाचन की प्रक्रिया, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो इसका आंसर होगा मुख गुहा। लेकिन अगर होगा कि मानव शरीर में अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो इसका आंसर होगा अमाशय। अवशोषण का पार्ट हमारे शरीर में यहाँ अमाशय से लेके और छोटी आंत
और बड़ी आंत के कोलन तक होता है। उसके बाद ये भी छोटी आंत का ही भाग होता है जो बीच में फैला होता है। उसके बाद यहाँ से जो ये रेक्टम का पार्ट होता है, यहाँ से हमारे शरीर में ये रेक्टम का पार्ट होता है। इसमें केवल हमारी बॉडी से जिस भी भोजन को शरीर से बाहर होना होता है वो यहाँ पे इकट्ठा होता है और एनएस के थ्रू शरीर से बाहर हो जाता है। तो छोटी आंत, अमाशय छोटी आंत और बड़ी आंत जो है ये हमारे शरीर के या पाचन अंग के अवशोषक अंग होते हैं। पाचक अंग तो आहार नाल होता है, आहार नाल और ग्रंथियाँ, ये सब पाचक अंग हैं। लेकिन अगर जब हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक अवशोषण, तो अवशोषण का यही 3 पार्ट होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत और अमाशय में 1-2% अवशोषण होता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि कुछ पदार्थों का अवशोषण अमाशय की म्यूकस मेम्ब्रेन में हो जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन वही है जो अमाशय को प्रोटेक्ट करती है, एसिड HCl से प्रोटेक्ट करती है, जिससे अमाशय की दीवारें छीण ना हो या उन पे कोई घाव ना हो। तो वो जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे थोड़ा बहुत अवशोषण हो जाता है। लेकिन पाचन की क्रिया सबसे ज़्यादा गृहिणी में पूरी होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा सरल अणु भी गृहिणी में ही होते हैं, इसलिए यहीं पे सबसे ज़्यादा अवशोषण भी होता है। वैसे पूरी छोटी आंत में गृहिणी, मध्यांत और क्षुद्रांत में अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरी छोटी आंत में अंगुली के समान छोटे छोटे ऊपरी परत पर उभार होते हैं जो इसके अवशोषण की क्षमता को, छोटी आंत के अवशोषण की क्षमता को बहुत बढ़ा देते हैं। और पूरी बॉडी पार्ट में, पूरे आहार नाल में कहीं भी ये उंगली के समान जो उभार होते हैं ये नहीं होते हैं। और ये उभार जो होते हैं, ये जो क्रमाकुंचन की क्रिया होती है ये भी बहुत अच्छे से करते हैं और इनमें भोजन के जो पाचक तत्व हैं इनका अवशोषण भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और इस उभार को हिंदी में रसांकुर या दीर्घरोम और इंग्लिश में विलाई कहते हैं। ये केवल छोटी आंत में होते हैं। रसांकुर का हमने आगे फिगर बनाया, हम आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिगर के थ्रू ही पढ़ाएंगे और इसमें जो हमने लिखा है, जो टाइपिंग हुआ है उसका PDF दे देंगे। तो ये है उंगली के समान उभार जो कि हमने आपको बताया। ये ऐसे एक उभार के बारे में दिखाया गया है। ये ऐसे अगर छोटी आंत की दीवार है तो उस पे ढेर सारे होते हैं, एक ही नहीं होते हैं। जैसे कि अगर ये छोटी आंत का एक पार्ट है, ये बाहरी और ये इसका इनर पार्ट है, तो इस पे ऐसे ऐसे ढेर सारे उभार होते हैं, उंगली के जैसे ढेर सारे उभार होते हैं। इन्हीं उभार में से एक का सेक्शन काट के यहाँ पे दिया गया है, इसी सेक्शन को यहाँ पे समझाया गया है। ये इतना जितना बड़ा दिखाया गया है, ऐसे एक नहीं होता है, ऐसे ढेर सारे उभार होते हैं जिनमें भोजन का अवशोषण होता है। अब इसमें छोटी आंत के जो ये विलाई होती है, ये इसमें रुधिर केशिका और लसिका केशिका, कोशिका नहीं केशिका, इसमें रुधिर केशिका और लसिका केशिका होती हैं। जो अभी तक मैंने बताया कि जो छोटी आंत होती है उसमें विलाई होती है जो छोटी आंत की अवशोषण क्षमता को बहुत बढ़ा देती हैं। अब विलाई में जो होती हैं वो रुधिर केशिका और लसिका केशिका होती हैं जो इसके अवशोषण क्षमता को बढ़ाती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि छोटी आंत के अवशोषण क्षमता को कौन बढ़ाता है तो उसका आंसर होगा रसांकुर या विलाई। और अगर हो जाए कि रसांकुर के अवशोषण क्षमता को कौन बढ़ाता है तो रुधिर केशिकाएं और लसिका केशिकाएं। रुधिर केशिकाएं और लसिका केशिकाएं जो होती हैं ये अलग अलग पदार्थों का मतलब ये पदार्थों को पहले आइडेंटिफाई करती हैं, अलग अलग करती हैं और उन पदार्थों का कुछ का जो अवशोषण होता है वो लसिका केशिका द्वारा होता है और कुछ का रुधिर केशिका द्वारा होता है। रुधिर केशिका में अमीनो एसिड, ग्लूकोज, लवण और विटामिन का अवशोषण होता है। अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन का पाचक रूप है, ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचक रूप है, लवण और विटामिन ये सब तो डायरेक्ट अवशोषित कर लिए जाते हैं।
और वसा से जो हमने बताया था कि फैट का डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में होता है, और इसका अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत के म्यूकस मेम्ब्रेन, छोटी आंत में एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जैसे ये देखिए, ये है सब म्यूकोसा। इसके पहले होता है एक ये म्यूकस। होती हैं अक्षीय वाहिनियाँ। अक्षीय वाहिनियाँ को रुधिर केशिकाएं कहते हैं। इन रुधिर ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। इनमें जो होता है वो अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, लवण और विटामिन का अवशोषण होता है। अब हम बार बार नहीं समझाएंगे आप लोगों को कि अमीनो एसिड किसका सरल रूप है या ग्लूकोज किसका सरल रूप है, ये हमने इसीलिए सबसे स्टार्टिंग में बता दिया था। यहाँ हम सीधे उसके जो भी हमने खाए थे, जो पाचन के सरल अणु थे, उसी का नाम सीधे लेके बताएंगे। तो अक्षय वाहिनियाँ जो होती है वो अमीनो एसिड, ग्लूकोज, लवण और मिनरल्स, विटामिन्स, इन सब का अवशोषण करती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज हैं। उसके बाद दूसरी होती हैं लसिका वाहिनियाँ। लसिका वाहिनियाँ ये हैं लसिका वाहिनियाँ। ये है धमनी और ये है सिरा। तो जो लसिका वाहिनियों में ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डायरेक्ट हो जाता है। ग्लिसरॉल वसा से बनता है, वसा से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनते हैं। तो ग्लिसरॉल जो होता है उसका तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन फैटी एसिड्स का लवण के साथ सब म्यूकोसा, म्यूकस के थ्रू सब म्यूकोसा में जाता है। म्यूकस के थ्रू सब म्यूकोसा में, जैसे समझ सकते हैं एक कमरे में आने के लिए एक दरवाज़ा होता है, और वो दरवाज़ा मतलब उस दरवाजे से ही लोग आ जा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ कहीं कहीं दरवाजे पे कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि कैसे लोग आएंगे जाएंगे। जैसे कई कई जगह होता है कि कपल एंट्री ही केवल होती है। तो उसी तरह जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये ग्लिसरॉल को तो डायरेक्ट एंट्री दे देता है अक्षीय लसिका वाहिनी में जाने के लिए, लेकिन ये फैटी एसिड्स या वसीय अम्ल को नहीं देता है। तो वसीय अम्ल लवण के साथ इसके अंदर सब म्यूकोसा में इंटर करता है, और सब म्यूकोसा में इंटर करते ही लवण को अलग कर देता है, और ये फिर से ग्लिसरॉल से मिल जाता है, और ये ग्लिसरॉल से मिलके एक वसा बिंदु का निर्माण करता है। वो वसा बिंदु लसिका वाहिनियों में पहुंचकर वहां से रुधिर में प्रवाहित हो जाती हैं। उस तरह से हम लोग को फैट मिलता है। लसिका वाहिनियाँ जो होती हैं वो वसा बिंदु जो कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बना होता है, उसे अपने में एब्जॉर्ब करके और ब्लड में छोड़ देती हैं। इसी तरह से समझ सकते हैं, जैसे कहीं पे कपल एंट्री हो, कपल कोई नाम भर का कपल बना ले, अंदर जाके वो अपने ओरिजिनल कपल से मिल जाए जो कि अंदर हो। इसी तरह से फैटी एसिड्स को मिलना है ग्लिसरॉल से, वो नाम भर का केवल एंट्री के लिए लवण के साथ कपलशिप करता है, और जैसे सब म्यूकोसा सेल में जाता है वो लवण से अलग होके फिर से ग्लिसरॉल से मिल जाता है। ग्लिसरॉल से मिलके वो दोनों एक वसा बिंदु बनाते हैं, और वो लसिका वाहिनी में जाके फिर से ब्लड में फ्लो हो जाते हैं। यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं कि जो आहार नाल से जो पोषक तत्व हमारे ब्लड में पहुँच गए हैं, अब आगे का उनका क्या होगा। अब वो ब्लड में तो आ गए हैं, ब्लड से वो सीधे पहुँचेंगे, ब्लड में एक सिरा होगा। सिरा और धमनी के बारे में आप पढ़ेंगे ब्लड के चैप्टर में। यहाँ बस एक नाम सुन लें कि यकृत निवाहिका सिरा हिपेटिक पोर्टल वेन होता है, जो कि यकृत लीवर के लिए होता है। यहाँ पे वो सारे पोषक तत्व पहले शरीर में कहीं भी जाने से पहले वो यकृत में पहुँचते हैं। किससे? छोटी आंत से। छोटी आंत, बड़ी आंत के इन सब पार्ट से यहाँ पहुँचते हैं। लीवर डिसाइड करता है कि किस पोषक तत्व को कहाँ जाना है और किसको नहीं जाना है। जैसे कि कोई भी, जैसे कि पहले जमींदार लोग होते थे या अभी कोई काम करने वाले लोग होते हैं, उनके यहाँ सारे काम करने वाले नौकर चाकर आ जाए तो वो डिसाइड करेंगे कि कुछ लोग घर पे रहेंगे, कुछ लोग ये काम करने जाएंगे, कुछ लोग वो काम करने जाएंगे, जिनको कोई काम नहीं है वो घर पे रहेंगे।
घर का भी कुछ काम सौंप देते हैं। उसी तरह से लीवर सारे पोषक तत्वों को अपने पास बुलाता है। जो कुछ हम खाना पीना खाते हैं उनसे जो हमें पोषक तत्व मिले हैं पाचन और अवशोषण के बाद, उन सबको अपने पास बुलाता है और उनमें डिसाइड करता है कि कौन कहाँ जाएगा। जैसे आपके पैर में कहीं चोट लगी है तो वहाँ पे कुछ सेल्स डैमेज हुई हैं और कुछ डेड हुई हैं, उन सबको रिपेयर करना है और नई सेल्स बनाना है। तो प्रोटीन इन अमीनो एसिड्स को वहाँ भेजेगा, कुछ प्रोटीन्स, कुछ विटामिन्स भेजेगा, इन सबको कुछ विटामिन्स मिनरल्स जिनकी ज़रूरत होगी उन सबको उस पार्ट में भेजेगा। जैसे आपके आँख को विटामिन ए की ज़रूरत है तो आपके आँखों के लिए विटामिन ए भेजेगा। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मेरी जीभ को ग्लूकोज़ की ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो वो वहाँ पे एनर्जी ग्लूकोज़ भेजेगा जो कि सांस से एटीपी बना के मेरे जीभ को एनर्जी देगा। इसी तरह से वो डिसाइड करता है कि किन पोषक तत्वों को कहाँ जाना है और शेष पोषक तत्व जिनकी ज़रूरत नहीं होती है अब शरीर में, उन्हें उपापचय मेटाबॉलिज्म के क्रिया में उपयोग कर लेता है। उसके बाद भी जो पोषक तत्व बच जाते हैं उन सबको शरीर से बाहर कर देता है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा आयरन लेते हैं तो अगर आपके शरीर में आयरन की ज़रूरत नहीं है तो वो आपके मल के थ्रू शरीर से बाहर हो जाएगा। और जैसे कोई अमीनो एसिड्स, जैसे कोई ज़्यादा प्रोटीन लेने लगा तो प्रोटीन का पाचक रूप अमीनो एसिड्स है। तो अमीनो एसिड जो होगा वो हमारे शरीर से यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर हो जाएगा और आयरन जो होता है वो फीकल मैटर के थ्रू शरीर से बाहर होता है। और ग्लूकोज जो होता है वो बॉडी में एकत्रित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब नहीं, इकट्ठा कर लिया जाता है इंसुलिन के थ्रू। क्योंकि हमें ग्लूकोज की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है, हमेशा पड़ती है। ग्लूकोज हमें तुरंत एनर्जी देने वाला प्रोडक्ट है। इसीलिए जब कोई लोग बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेने लगते हैं तो उनके यूरिन के थ्रू ग्लूकोज बाहर निकलने लगता है, तो उन्हें बताया जाता है कि उन्हें शुगर है, शुगर की बीमारी, उनकी शुगर हाई हो गया है। तो लोग जहाँ यूरिनेशन करते हैं, जहाँ वॉशरूम करते हैं, वहाँ पे चींटियाँ आ जाती हैं, क्योंकि हमारे शरीर से ग्लूकोज भी एक्सेस मात्रा में जब हो जाता है तो वो यूरिन के थ्रू ही शरीर से बाहर होता है। अब जो हमारे शरीर में अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद जो हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन होगा एक जगह से दूसरी जगह, जो हमारे शरीर के पोषक तत्वों को आना जाना है वो तीन तरह से होगा। जैसे कि 3 चीज़ों के थ्रू होगा, रुधिर, लसिका और ऊतक। रुधिर के थ्रू हमारे शरीर के कुछ पार्ट्स में पहुँचेगा, कुछ पार्ट्स में लसिका के थ्रू और कुछ जब इन दोनों के थ्रू पहुँचेगा ऊतक तक। फिर ऊतक जो होता है वो कई सेल्स का एक, जैसे ऐसे कई सारी सेल्स जब इकट्ठा हो जाती हैं एक तरह की, तो इसी के ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं, ऊतक। तो ऊतक के थ्रू जैसे यहाँ बीच में एक फ्लूइड भरा होगा, इससे सेल्स में जाएगा और सेल्स अपने हिसाब से उसे यूज करेंगी। आपने सेल के बारे में पढ़ा ही होगा क्लास 9th में कि उनमें श्रम विभाजन होता है। तो ये ऊतक का भी काम है, क्योंकि ऊतक जो है ये ग्रुप ऑफ सेल्स ही है। तो ऊतक में भी श्रम विभाजन होता है, तो वो अपने हिसाब से जहाँ जिस पोषक तत्व का काम होता है वो रुधिर या लसिका से एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका यूज कर लेता है, नहीं काम रहता है तो जाने देता है और ये कोशिका तक पहुँचाते हैं। उनमें पोषक तत्वों की कमी होने पर जो अपने पास यकृत ने जो अपने पास रख लिया था पोषक तत्व, कुछ पोषक तत्वों को रख भी लेते हैं। तब जब उन्हें सेल्स को उन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है तो उनकी मात्रा को अपने अंदर से उन्हें छोड़ के अपने जो एब्ज़ॉर्ब किए हैं उन्हें रिलीज़ करते हैं और उन पोषक तत्वों की मात्रा को संतुलित करते हैं। हमने अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण इन सब के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे स्वांगीकरण के बारे में। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड और मतलब रुधिर और लसिका जो कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं और कोशिका अपने हिसाब से उनका यूज कर लेती हैं, उसी को स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण अवशोषित पोषक तत्वों का कोशिका की ज़रूरत के अनुसार प्रयोग में आना स्वांगीकरण कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया अगर कोशिकाओं को उनकी ज़रूरत रहती है तो रोक के अपने लिए यूज कर लेती हैं, अगर ज़रूरत नहीं होती है तो उन्हें जाने देती हैं। ये मैंने डेफिनेशन भी लिखा है कि अवशोषित पोषक तत्वों का कोशिका की ज़रूरत के अनुसार प्रयोग में आना स्वांगीकरण कहलाता है। जैसे अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है, ग्लूकोज से ऊर्जा बनती है इत्यादि। ये आप एग्जाम्पल जो मैंने जैसे दिया है इसे आप नहीं समझ पाएंगे, इसे मैं समझाऊंगी एक्सप्लेन करके, क्योंकि हर चीज़ का मैंने फिगर नहीं बनाया है।
अब जैसे अमीनो एसिड्स आते हैं, स्वांगीकरण, जैसे एब्जॉर्प्शन, पाचन में जो प्रोटीन था वो टूट के अमीनो एसिड बना था। अमीनो एसिड जो होते वो अवशोषण के थ्रू हमारे शरीर में आए। अब कहीं सेल्स बनानी है तो वहाँ अमीनो एसिड नहीं, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो कई सारे अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो मिलके प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन जो होता है वो नई कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत में सहायक होते हैं। कुछ जो कुछ प्रोटीन होते हैं वो हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाने में मदद करते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाते हैं और शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं। तो कुछ जैसे ग्लूकोज हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, ग्लिसरॉल, ये सब बॉडी को हमारी स्किन को चमक देने में, हमारी बॉडी को एनर्जी देने में, इन सब चीज़ों में हम इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। स्वांगीकरण को अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो जैसे कि अभी हम कोरियर करें कोई बहुत बड़ी चीज़, जैसे कि कोई फर्नीचर, बेड वगैरह अगर हम मंगवाते हैं ऑनलाइन तो उसके पार्ट्स अलग अलग करके आते हैं, लेकिन पहले वो बने होते हैं एक बड़े पार्ट में। जैसे हम भोजन लेते हैं तो प्रोटीन होता है, लेकिन उनका पाचन होता है। पाचन सिर्फ इसलिए होता है कि हमारे शरीर के जो पूरी सेल्स होती हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत छोटे तत्वों की ज़रूरत होती है। अगर बड़े तत्व हैं तो आसानी से क्या पहुँच ही नहीं पाएंगे। डायरेक्ट प्रोटीन कभी सेल्स में एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता है। तो जैसे कि हमने मंगवाया बेड, तो बेड सीधे तो कोई लेके आ नहीं सकता है। वैसे तो बेड लाके वो बाइक से भी दे जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स करके, बाइक नहीं तो कार से भी दे जाएगा, किसी छोटे व्हीकल से भी लाके दे जा सकता है। लेकिन उतने बड़े बेड को एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाने के लिए अगर सीधा सीधा भिजवाएंगे तो नहीं भिजवाया जा सकता है। उसके कुछ पार्ट्स भी डेड हो जाएंगे और शायद मुझे तो नहीं लगता है कि पहुँचेगा। जैसे इतनी दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो उसके छोटे छोटे पार्ट करके भिजवाए जाते हैं कि वहाँ जाके वो फिर से उन सबको जोड़ के फिर से बेड बना लेंगे। तो सेम यही प्रोसेस है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण, कि सबसे पहले हम भोजन लिए तो भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो सब थे वो अपने उसी रूप में होते हैं जिस रूप में हमें शरीर में यूज करना है, लेकिन शरीर में यूज करने के लिए, सेल्स तक पहुँचाने के लिए उनका छोटा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए उनका पाचन होता है। पाचन सिर्फ यही है कि बड़े बड़े पदार्थों का छोटे छोटे पदार्थों का में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन है, जिससे वो हमारे ब्लड में जा सकें, ब्लड में जाके सेल्स तक पहुंच सकें। अब एब्जॉर्प्शन क्या था कि जब वो हमारे शरीर में पाचन हो चुका है तो ब्लड में पहुँचे, ब्लड में पहुँच गया। ब्लड में पहुँचने के बाद वो सेल्स तक जो पहुँचे, ब्लड से सेल्स तक पहुँचने की क्रिया जो है वो स्वांगीकरण है। स्वांगीकरण के बाद लास्ट पार्ट होता है मल विसर्जन। मल विसर्जन, अब जो हम खाए उसमें सब कुछ तो हमारे लिए यूज़फुल रहा नहीं होगा, तो कुछ जो हमारे शरीर में अवशिष्ट या अपचे भोजन थे उनका शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया मल त्याग कहलाता है। मल त्याग के लिए केवल एक ही पार्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया है इस फिगर में, कि ये है रेक्टम। ये पूरे पार्ट को कहते हैं रेक्टम। रेक्टम की ओपनिंग को कहते हैं एनस। इसी के थ्रू हमारे शरीर से फीकल मैटर शरीर से बाहर होते हैं। यहीं पे जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से निकल के बाहर आते हैं, क्योंकि अवशिष्ट पदार्थ कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, जितना हम खाते हैं वो सब हमारे शरीर से बाहर नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे ये पार्ट सब छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे कम मैटर इकट्ठा होना रहता है, तो वो हमारे शरीर से फिर बाहर हो जाते हैं, जो हमारे शरीर के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। यहाँ पे हमने आप लोगों को जो पढ़ाया था उन सब का लास्ट में एक समरी के थ्रू समझते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, अंतर्ग्रहण के बाद पाचन, पाचन के बाद अवशोषण, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण और मल विसर्जन। इन सब का प्रोसेस हमने आपको समझा दिया था। जैसे कि हमने जो भोजन लिया मेल यहाँ बोलस के फॉर्म में बदल गया। बोलस इतना मतलब इतने बड़े बड़े फॉर्म है बोलस की, जो हम मुख गुहा में हमारे भोजन में दांतों से हमारे भोजन कटे पिसे और उनमें सलाइवा मिक्स हुआ, उसी को बोलस कहेंगे। लेकिन बोलस में भोजन केवल कटे होते हैं, छोटे छोटे भाग, बहुत छोटे भाग नहीं होते हैं। जितना हम पीसते हैं उन्हें दांत से काटते हैं उतने ही। उसके बाद काइम में भोजन मथता है। ये जो मथा हुआ जो हमारे माशय में भोजन पहुँचता है
तो एक गति होती है क्रमाकुंचन गति, उसमें जो भोजन बहुत तेज़ी से मथता है और उसमें HCl बहुत हार्ड एसिड है वो मिलता है, तो भोजन बहुत लुगदी के फॉर्म में आ जाता है एकदम। जैसे आप कागज़ भिगो दें, कोई रफ़ के कागज़ को भिगो दें या फिर कोई कागज़ भिगो दें तो आप देखेंगे कोई एकदम लुगदी जैसा बन जाएगा। तो उस फॉर्म उसी एक सेम उसी फॉर्म को काइम कहते हैं। काइम की हिंदी भी होती है लुगदी। अब ये जो लुगदी है इसमें बहुत हार्ड एसिड होता है, तो ये जब छोटी आँत में पहुँचता है तो वहाँ पे इसमें पित्त रस मिलते हैं। पित्त रस इसे एसिडिक से सीधे क्षारीय बना देते हैं, हार्ड एसिडिक से एकदम हार्ड बेसिक नेचर में कर देते हैं। और यहाँ पे जितना जितना हो सकता है, जितना छोटा महीन पिसा हुआ टुकड़ा हो सकता है भोजन का उतना हो जाता है। तो इसमें लेकिन इसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ें हम ऐसी खाते हैं जो हमारे शरीर में पाचन नहीं होती हैं, पचती नहीं हैं, तो वो हमारे शरीर से वैसे ही बाहर हो जाती हैं। जैसे किसी भी फल का छिलका हुआ तो और या फिर किसी भी दाल-वाल का छिलका हुआ, ये सब भी खाना ज़रूरी होता है क्योंकि इन्हीं सब के थ्रू हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकलती है। ये निकलेंगे, ये पचेंगे नहीं, तो ये निकलेंगे तो कुछ ना कुछ बाहर शरीर से लेके ज़रूर आएँगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि दाल-वाल जो होती है वो छिलके वाली दाल ही खानी चाहिए। रोटी जो होती है वो चोकर के साथ ही खानी चाहिए। चोकर का हमारे शरीर में कोई यूज़ नहीं है, जी यूज़ है आटे का, लेकिन आटे में जैसे हमारे शरीर में कुछ हमने खाना खाया जो आटा यूज़फुल था लेकिन वो पूरा नहीं यूज़ होगा, तो वो शरीर में अगर चोकर नहीं है तो सड़ेगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर हम चोकर वाले आटे खाएँगे तो जो यूज़ होना होगा वो यूज़ हो जाएगा, जो नहीं यूज़ होना होगा वो चोकर के साथ बाहर निकल आएगा। अब इससे काइल से 2 तरह के पदार्थ निकलते हैं। एक पदार्थ निकलते हैं जो पाचन योग्य नहीं होते हैं, तो फीकल मैटर के रूप में शरीर से बाहर हो जाते हैं और एक होता है अवशोषक पदार्थ, जो सरल अणु होंगे वो हमारे शरीर में अवशोषित हो जाएँगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट हुआ। हम आगे पढ़ेंगे सबसे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक तो श्वसन है, लेकिन श्वसन अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले ब्लड रुधिर मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र अच्छे से पढ़ना होगा। तो उसे हम इससे पहले श्वसन पढ़ने से पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।